देश की आन बान और शान यानी कि भारतवर्ष के सभी मेहनतकश किसान, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ फसल के बारे में। जी हाँ, खरीफ फसल का वक्त है और इस वक्त खेतों में लहलहा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है कीट और रोग का प्रबंधन करना ज़रूरी है अच्छी फसल के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि अभी हम देखें कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के 300 मनरेगा सिंचाई कुआं में मछली पालन करने की है योजना। लोहरदगा में दलहनी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर दिया जाएगा कृषि उपयोगी सामान। और तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद शेखर। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला मत्स्य विभाग की ओर से वर्ष 2016-17 में हजारीबाग जिले के 300 मनरेगा सिंचाई कुआं में मछली पालन करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत प्रति कुआं 500 मछली बीज और 40 किलोग्राम मछली चारा अनुदान पर दिया जाएगा। मछली बीज पंगेसियस या अन्य वायुश्वांसी प्रजाति की होगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए 20 सितंबर 2016 तक जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा या कृषि सिंगल विंडो सेंटर मेराल में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। लोहरदगा में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लोहरदगा जिले के किसानों के बीच 50% अनुदान पर समेकित पोषक तत्व, समेकित कीट प्रबंधक और कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। लोहरदगा के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने प्रखंड के आत्मा कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई, सब्जी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए प्रो ट्रे या प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा तैयार करें। इसमें बीज बुआई के लिए मिट्टी न डालकर कोकोपीट या केचुआ खाद का उपयोग करें। इससे बिचड़ों में मिट्टी से जन्म लेने वाले रोग नहीं लगते हैं। प्रो ट्रे या प्लास्टिक के ट्रे में सब्जी फसलों के बिचड़े तैयार करने के कई फायदे हैं। इसमें कम बीज लगता है, इससे बीज पर होने वाली खर्च में बचत होती है। पौधे स्वस्थ होते हैं, जिससे दवाइयों पर खर्च होने वाले पैसों की बचत होती है। साथ ही इन बिचड़ों को खेत में रोपने पर यह परिपक्वता अवधि से 10 से 15 दिन पहले तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, अभी जो आप सब्जी का बिचड़ा फसल जो लगाने जा रहे हैं, तो उसमें जो है बिचड़ा उत्पादन जो है प्लास्टिक के ट्रे में या प्रो ट्रे में करें और उसमें जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। मिट्टी रहित मिश्रण तैयार किया जाता है, कोकोपीट और केचुआ खाद को मिला करके तैयार किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी से होने वाले रोग होते हैं वो बिचड़ा में हमारे नहीं आते हैं। तो बिना कोई रासायनिक दवा के प्रयोग के जो है बिचड़ा जो है हमारा जो है रोग मुक्त हो जाता है और कम बीज लगता है, स्वस्थ पौधा तैयार होता है। उसके साथ साथ जो है 10 से 15 दिन पहले जो है प्रो ट्रे का बिचड़ा जो है आपको तोड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा सलाह रहेगा किसान भाइयों कि जो भी सब्जी का आप फसल लगाने जा रहे हैं उसका बिचड़ा जो है प्लास्टिक के ट्रे या प्रो ट्रे में तैयार करें। रबी तिलहनी फसल तीसी की बुआई में मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त है। राज्य के जो किसान तीसी की खेती करना चाहते हैं वे इससे बेहतर उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद शेखर या T397 लगाएं। रबी तिलहनी फसल तीसी की खेती के लिए बुआई में 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में सिंचित जमीन के लिए शेखर और असिंचित जमीन के लिए T397 लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, कृषि उपकरण डच हो की मदद से खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में उपज बढ़ाने के साथ कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। बैगन की खेती में पौधा लगाने के 25 दिन बाद और 60 दिन बाद 125 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें और उसे मिट्टी से ढक दें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, साथ ही फसल में रोग और कीट भी नहीं लगते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 1950 रुपए से 2400 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, सरसों तेल 10,500 रुपए से 12,000 रुपए, चीनी 3860 रुपए से 4010 रुपए, आलू 1400 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हम देंगे और भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान के खेतों में जो है खरीफ फसल लहलहा रहे हैं और किसान की मुस्कान भी बढ़ती जा रही है क्योंकि फसल अच्छी होगी। लेकिन किसान भाई बहनों, आपकी मुस्कुराहट पर कहीं कीट ना लगे, यानी कि आपकी फसल पर कहीं कीट ना लगे, किसी तरह का रोग ना हो, क्योंकि रोग को पहचानना और कीट को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पहचानते हैं और उसका निदान जानते हैं तो इस आसानी से इसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है विशेषज्ञ की कि वो बताएंगे कि कीट कौन सा है और इसका प्रबंधन कैसे करें, या फिर रोग कौन सा लगा है इसका प्रबंधन कैसे करें, है ना। तो चलिए आपके काम को हम आसान किए देते हैं और सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और उनसे जानकारी लेते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ फसल उगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कीटों के प्रकोप के कारण हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। कई तरह की सब्जियां इस वक्त आपके खेतों में लगी हुई हैं, कई तरह के फसल लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कीटों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं पौध सुरक्षा विभाग में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि कई तरह की खरीफ की सब्जियां इस वक्त लगी हुई हैं खेतों में, तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं धान
इस वक्त धान की खेती किसान भाई बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और कई तरह के कीट लग सकते हैं। जी। अमूमन कौन कौन से कीट इस वक्त लगते हैं? जी देखिए, धान तो झारखंड के लिए मुख्य फसल है और यहाँ पर मतलब एक यही हम कहेंगे फसल है जो लगभग साल भर किसानों के लिए खाद्य की उपलब्धता कराता है। और धान में क्या है कि लगभग अगर देखा जाए तो 100 से अधिक प्रकार के कीटों का आक्रमण होता है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से जो कहें कि आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं वैसे कौन कौन से कीट हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कि पीला तना छेदक कीट है, उसके बाद साढ़ा एक कीट है, वो जो है नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि उसमें हिस्पा एक कीट है जो पत्ती को खुरच करके खाता है, वो एक कीट है। इसके अलावा थ्रिप्स है, भूरा या हरा फुदका है, कभी कभी दीमक भी है, गंधी बग है। ये सब जो कीट हैं धान में काफ़ी जो है हमारी फसलों को आर्थिक नुकसान देते हैं। अगर देखा जाए तो 30 से 35% तक जो है अगर उपज की अगर कमी होती है तो ड्यू टू इन कीटों की वजह से होती है। जी। तो ये बहुत सारे कीटों का आपने नाम बताया, बरसात का भी मौसम है जी। तो किसान भाई जो ये कीट जो लग रहे जी। हैं कैसे पहचाने, लक्षण क्या हो इनका? जी देखिए, सबसे पहला जो है बात क्या है, कीटों के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं तो पीला तना छेदक कीट, पीला तना छेदक कीट में सिंपली जो है वो एक डेड हार्ट, मतलब लगेगा कि ऊपर से सूखा हुआ है। अगर उस मतलब जहाँ पर बाली निकल रहे हैं उसको पकड़ करके आप निकाल लेते हैं तो नीचे में सामान्यतः पता चलेगा कि कीट कोई खाया हुआ है जिसके वजह से ये आक्रांत हुआ है या नुकसान हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में जो है या साढ़ा एक कीट है, ये दोनों का लगभग नियंत्रण एक ही होता है। साढ़ा में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो एक प्याज के तरह से खाली एक खोखला एक ये निकल जाता है, फेस्टुला से खोखला जो है वो निकल जाता है, वहाँ पर दाने नहीं बन पाते हैं या कल्ले नहीं निकल पाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि या तना छेदक हो या साढ़ा कीट लगता है तो बाज़ार में बहुत सारी दवा है, जैसे अगर फ्लुवेंडामाइट एक दवा है, उसको 4 लीटर पानी में 1 ग्राम अगर उसको घोल करके अगर इसका छिड़काव करें। इसके साथ साथ हम लोग जो है एक थियामिप्रिड है, ये भी दवा का अगर 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव किया जा सके। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि किसानों के खेत में जो है पानी रहता है, उन लोग पानी रखते हैं 3 से 4 इंच, तभी धान की खेती होती है। तो थोड़ा सा अगर पानी उनके पास वैसा है तो पानी को थोड़ा काट करके निकाल दें और उसके बाद जो है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से थाइमेट या फोरेट का भी अगर छिड़काव कर देते हैं तो वो ये कीट से अपना फसल को सुरक्षा दे सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक कीट में जैसा है कि एक सफ़ेद जैसा जाली नुमा जो है संरचना हो करके पत्ती को गोल कर देता है। तो वैसी परिस्थिति में चूंकि पत्ती के अंदर वो कीट छिपा हुआ रहता है तो उसको नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो फिर भी उसके लिए जो है अगर हम लोग दवा अगर छिड़काव करते हैं तो बाज़ार में जो है बहुत है। पहले तो पुरानी दवा जो है था मोनोक्रोटोफॉस का हम लोग छिड़काव करते हैं, अभी इकालेक्स है या क्विनालफॉस है, इसका हम लोग 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके ये पत्ती लपेटक कीट के भी हम लोग सुरक्षा के लिए इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो कीट हम सबसे ज़्यादा समस्या, चूँकि किसान के खेत में क्या हो रहा है कि 1.5 से 2 माह का वो फसल हो गया है तो हिस्पा या उसको बाकी कीट बोलते हैं, जो स्थानीय भाषा में उसे बाकी बोलते हैं जी। तो उसमें क्या है कि वो पत्ती को खुरुच के उसका हरा भाग को खा जाता है, जिससे क्या होगा कि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी हो नहीं पाती है, बढ़वार सही नहीं होता हाँ, और उसका पौधे का बढ़वार भी नहीं होता है और एक पूरा देखने से खेत में पूरा सफ़ेद जैसे कुछ चर गया हो इस ढंग का नज़र आता है। तो ऐसे देख लें किसान, एक काले रंग का कीट होता है, थोड़ा बाल होते हैं इसके ऊपर में, छोटे छोटे ये रहते हैं, आँख से आसानी से दिखते हैं ये प्लॉट में जाने पे। तो कोशिश ये करना चाहिए, हमारे किसान भाई का ये सलाह रहेगा कि जब भी इस तरह का हो तो कम से कम रोज़ कोशिश करें कि खेत में एक बार जरूर विजिट करें, देखें क्या कि क्या है, क्या समस्या है, तब उसके अनुसार से वो तुरंत जो है वो
मतलब उसका निराकरण कर सकते हैं, या समस्या है तो उसका सुझाव के लिए कहीं भी दूसरे वैज्ञानिक से, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, केवीके है, या और सब जो इस तरह की एजेंसियां हैं जहाँ से हेल्प लिया जा सकता है, वहाँ से मदद ले करके इसका नियंत्रण तुरंत कर सकते हैं। तो हिस्पा कीट के लिए जो है बाज़ार में एक लैम्डा साइहेलोथ्रीन है, उसका भी हम लोग जो है 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें, तो इससे काफ़ी हद तक इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। बिल्कुल। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये जो आप कीटनाशकों की बात कर रहे हैं, इसका छिड़काव कब करें, किस स्थिति में बिल्कुल करें? ये जैसे कीटनाशक कोई भी हो, कीटनाशक का कोशिश करना चाहिए कि इसको हम लोग शाम के समय 3 बजे करें, या सुबह में अगर करने का हो तो जिस समय मतलब ओस की बूंद खत्म हो जाती है तो उस समय हम लोग 8 बजे से लेके 11 बजे के आसपास जो है इसका कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक है उसका हम लोग को छिड़काव करने से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो ये कोशिश करें। इसके अलावा हम लोग जैविक नियंत्रण के में भी हम लोग जाना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक जो है, तो इसके लिए बहुत ऐसे जो मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक प्रकार के कीट धान में आते हैं। तो एक एलोक्रोमेटिक जो है चिपचिपा ट्रैप मिलता है, फंदा, जिसको पीला फंदा कहते हैं या ब्लू फंदा कहते हैं। तो ये चिपचिपा ट्रैप को अपने खेत में ज़रूर किसान भाई जो है लगाएं, 1 एकड़ में 10 लगाएं आप पीला चिपचिपा ट्रैप, और एक ब्लू ट्रैप 5 लगाएं। और इसके साथ साथ जगह जगह में जो है कोशिश करें कि बर्ड पिंचर, एक चिड़िया बैठने के लिए झाड़ी लगा दें, ताकि वहाँ चिड़िया बैठे तो अगर कोई आसानी से अगर कीट विजिट कर रहे हैं तो उसको ले करके चून करके वो खा जाएंगे। तो इससे भी जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा और मैनेजमेंट शुरू से करना जी, और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए उनको जो है ट्रैप लगाना चाहिए। इसके अलावा जैसा अभी मैं बताया था कि साढ़ा या तना छेदक है, उसके लिए बाजार में जो है एक गंध पास फंदा भी मिलता है। तो गंध पास फंदा जो है उसको हम लोग 1 हेक्टेयर में 10 के अनुसार से उसको हम लोग लगा देते हैं। और उसमें एक लियोर होता है, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअली मादा तितली का उसमें गंध रहता है और नर तितली उसमें आकर के फंस जाता है। तो ये क्या होता है कि माउथ है जो रात में सक्रिय होता है, दिन में तो ये नज़र नहीं आते हैं। तो ये ट्रैप लगाने से ऑटोमेटिक जो है उसकी जनसंख्या में हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे हमारा फसल कम से कम नुकसान हो। इनके अलावा फिर हम लोग रासायनिक नियंत्रण करें। पहले बेसिक काम है कि आप एक जैविक रूप से या जो उपलब्ध है संसाधन इस तरह के, इसका उपयोग येलो स्टिकी ट्रैप लगा लें, ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाएं, ये जो गंध पास फंदा लगाएं, बर्ड पिंचर लगाएं बैठने के लिए। इतना करने के बाद जो है अगर नियंत्रण बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग देखेंगे तब जा करके मतलब अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, तब फिर जा करके रासायनिक कीटनाशकों का हम लोग व्यवहार करेंगे। ऐसे कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जो है इसी से नियंत्रण हो जाएगी हमारे। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दीमक से बहुत परेशान होते हैं। इसमें चूना के उपयोग की सलाह दी जाती है अक्सर, और ये अम्लीय मिट्टी को भी बहुत हद तक स्थिर करता है। तो जो दीमक का जो प्रकोप होता है उनमें जो मिट्टी भीगी हुई होती है तो उसमें तो नहीं होता है, लेकिन दीमक अगर लग जाए या शुरुआती दौर पर ही क्या उपाय करें किसान भाई? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि क्या है कि यहाँ का जो भूमि है वो दीमक की खेती, जो अगर देखते हैं खेत में इसका आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एसिडिक, जैसा आपने बताया कि अम्लीय भूमि है, तो चूना का व्यवहार तो हम लोग करते ही हैं खेत में लगाने से। जो ऊपरी भूमि है वहाँ पर 1 एकड़ में 1 क्विंटल जो है चूने का अगर व्यवहार 15 दिन पहले करते हैं तो थोड़ा सा एसिडिटी को हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है दीमक के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि यह लगभग क्या होता है कि ये एक दिन में जो दीमक है वो लगभग 7 से लेके 8,000 तक अंडा देता है, जिसकी इसकी संख्या जो है जनसंख्या करोड़ों में होती है। तो इसके वजह से इसका तो नियंत्रण समूल रूप से एक साथ नहीं होगा। और ये एक डेड लिविंग ऑर्गन्स खाता है, जो सेल्यूलोज है, जो मृत जीव है उसी को खाता है, और जीवित को ये कम नुकसान पहुंचाता है। तो इसके वजह से ये क्या है कि जो अपलैंड राइस है, जो ऊपरी भूमि है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छिड़काव विधि से जो है धान लगाए हैं, गोड़ा धान लगाए हैं, तो वहाँ पर ये जाकर के ऊपर
ऊपर में चूंकि सूख जाता है, पानी का थोड़ा कमी हो जाती है, तो वैसी परिस्थिति में काट देता है और नुकसान करता है। तो इसके लिए जो है बाजार में कुछ रासायनिक दवा भी है और जैविक भी है। आप मेट्रालेजियम जो है वो दवा है, उसको हम लोग फंगस है, इसको अगर हम लोग जो है 50 किलो गोबर खाद में 1 किलोग्राम मिला करके 1 एकड़ एरिया में अगर छिड़काव कर दें तो थोड़ा कुछ हद तक दीमक का प्रकोप इससे भी नियंत्रण होता है। इसके अलावा क्लोरपेरिफॉस है या बाइफेंथ्रीन बाइफ्लैक्स करके आता है या इमिडाक्लोरोपिड है, जिससे हम लोग जो है अगर व्यवहार करें तो दीमक का इसमें काफ़ी अच्छा जो है नियंत्रण हो सकता है। इसको भी अगर बालू में हम लोग जस्ट 10 किलो बालू में 1 लीटर के दर से इसको मिला करके और पूरे खेत में छिड़काव कर दें, और थोड़ा सा अगर सिंचाई की सुविधा हो तो थोड़ा सिंचाई कर देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में दीमक से भी हम अपनी फसलों को सुरक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल। धान के बारे में आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। मक्का की भी खरीफ पे किसान भाई खेती करते हैं, जो मक्का की खेती करते हैं उनके लिए क्या सलाह है, कीटों का प्रबंधन कैसे करें? देखिए, मक्का के लिए तो यहाँ पर हमने देखा कि आसपास के एरिया में काफ़ी लोग जो है मक्का की खरीफ मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कुछ अगर सावधानियाँ शुरू से अगर लिया जाए, जैसे हम देखते हैं कि 1.5 फीट का जब पौधा हो जाए उसी समय बाज़ार में कार्बोफ्यूरान 3G जो है दवा है, उसका हम लोग देखते हैं कि जस्ट 2 से 3 दाना उसके गाभा में फिर दे देते हैं, तो उससे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। फिर वो पौधा जैसे ही जो है 3 फीट का होता है तो एक बार और देना पड़ता है, तो गाभा में जो है इसका जो तना छेदक कीट है या गाभा बोरर जिसको बोलते हैं, या एक उसी में देखते हैं कि पीला तना छेदक है, ये दोनों का नियंत्रण इसी से जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कॉब या मतलब मक्का खाने वाले दाना खाने वाले कीट लगते हैं। जब मक्का जो है पूर्ण रूप से मैच्योर्ड हो जाता है तो उसके ऊपर से एक कीट लगता है जो कि पूरा जो है वो मतलब खाते हुए उसकी गुणवत्ता को बहुत ख़राब कर देता है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग जो है उसका भी फ्लुवेंडामाइट है या जैसा बोले थियामीप्रिड है, इस दवा का अगर छिड़काव करके अगर चाहें किसान भाई तो हम मक्का के दाने खाने वाले भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। ये इसके अलावा हम लोग मक्का में देखते हैं कि कुछ एफिड या माहू कीट भी लगता है, चूँकि ये रस की चूसने वाला कीट है, तो पीला ट्रैप हम लोग उसमें भी बांध सकते हैं, चिपचिपी वाला, उससे जो है माहू कीट भी कुछ अट्रैक्ट होकर के वहाँ पर भी चिपकेगा। या हम लोग जो है उस समय बाज़ार में इमिडाक्लोरोपिड है 17.8 SL का है, उसका 3 लीटर पानी में 1 ml घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभी बरसात में मक्का में देखा जाता है कि भुआ पिल्लू का बहुत ज़्यादा आक्रमण रहता है और वो पूरा पत्ता को जो है एक तरफ से खा जाता है। तो वैसा परिस्थिति में डाइक्लोरोवास 76% EC जो है ये इस कीट के लिए अच्छा नियंत्रण है, उसका हम लोग छिड़काव करते हैं आधा ml पर लीटर पानी में घोल बना करके। तो मक्का में मेनली गाभा बोरर है, आप अगर गाभा बोरर को अगर कंट्रोल कर लिए तो मक्का का निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। दलहनी फसलों की भी खेती हो रही है इन दिनों, चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2016 को वर्ष ही घोषित कर दिया है, पल्सेस के ईयर घोषित कर दिया गया, तो बहुत सारी बंजर जमीन है और बहुत परती भूमि है, यहाँ पर लोग अरहर की खेती करने लगे हैं। तो किसान भाई जो हैं वो अरहर की जब खेती कर रहे हैं तो तमाम असुविधाओं के बावजूद एक असुविधा जरूर उसमें और दिखाई पड़ती है, वो कीटों के असुविधा। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन अरहर की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि दलहनी फसल जो है उसकी क्षेत्र सरकार भी बहुत प्रयासरत है कि किस प्रकार से इसका एरिया को बढ़ाया जाए और इसका जो है उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है से हम लोग ले पाएँ। इसके लिए कीट अगर नियंत्रण अगर आपने समय से कर लिया तो मैं जैसा बताया कि वो भी लगभग 35 से 40% जो है हमारी फसल को नुकसान कर रहा है उससे बचा सकते हैं। तो इसमें जो है अरहर में हम लोग देखते हैं कि जैसा है कि पत्ती लपेटक कीट आता है, वो उससे जो है हमारा क्या होता है कि पत्ती को गोल गोल लपेट देता है। तो उसके लिए जैसा मैंने धान में बताया, उससे जो है ये क्विनालफॉस या इकालैक्स उसका भी अगर छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें एक धब्बेदार जो फली छेदक कीट है या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो या मारूका, ये दोनों जो है एक फली छेदक, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पॉड बोरर, जब फली बनने की अवस्था आती है उसी समय उसमें वो घुस करके खाने लगता है, जिससे जो है उत्पादन काफ़ी ह्रास हो जाता है
और ये इतना ज़्यादा संख्या में आता है कि देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए हेलिकोवर्पा का या मारुका का आक्रमण हो जाता है, यानी दानेदार जो धब्बेदार जो है फली छेदक का, तो पूरा का पूरा जो है उस समय इतना ज़्यादा संख्या में नज़र आएगा कि किसान बहुत बेचैनी हालत में हो जाते हैं कि कैसे इस कीट का नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए जो है एक तो गंध पास फंदा जो है एक सबसे अच्छा माध्यम है कि हेलिकोवर्पा का या मारुका का गंध पास फंदा है, लियोर है, उसको आप अपने खेत में अगर लगा लेते हैं तो 1 हेक्टेयर में आसपास जो है करीब 10 लगा लेते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा जो है वो उस कीट का हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप फसलों की खेती कर रहे हैं, खासकर धान की खेती कर रहे हैं या मक्का और अरहर की खेती कर रहे हैं, तो कीटनाशकों का तो उपयोग अवश्य करें, लेकिन साथ ही साथ उन उपायों को भी आप अपनाएं जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और आपके फसल को नुकसान नहीं हो। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। सर, हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।